नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका व्याकरण विभाग की कक्षा में। आज व्याकरण विभाग के एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है क्रिया। क्रिया से संबंधित जैसे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं टॉपिक लिख देता हूँ, जैसा कि आपको पढ़ना है क्रिया। अब प्रश्न ये है क्रिया कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है। इसकी यहाँ परिभाषा जो बच्चे लिखेंगे वो आपकी क्या लिखी जाएगी परिभाषा? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे शब्द, परिभाषा लिख देता हूं मैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। कहा जाता है, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण में मोहन फल खाता है, मोर नाचता है, माँ खाना बनाती है। ये तीन आपके उदाहरण हो जाएंगे। अब चूंकि किसी वाक्य में संज्ञा होती है और क्रिया और कर्म भी होता है, तो क्रिया, इस वाक्यों में क्रिया क्या हो गया? क्रिया यानी कि जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है या किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो कोई कार्य क्या हो रहा है? फल को खाया जा रहा है, तो कार्य करने की क्रिया क्या है? खाना। तो उससे एक यहां इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये आपकी क्रिया हो गई। नाचना ये क्रिया हो गई, बनाना ये क्रिया हो गई। अब पहले वाक्य में देखेंगे, मोहन फल खाता है, तो क्रिया क्या होगी? खाता है। क्या खाता है मोहन? मोहन फल खाता है, यानी कि ये आपका जो फल है ये आपका हो जाएगा कर्म, ये कर्म है। ठीक है, ये आपका मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता किसी वाक्य में कर्ता होगा, क्रिया होगी और कर्म होगा, ये चीजें होंगी। अब यहां ये आपका मोहन कर्ता हो जाएगा, कर्म फल हो जाएगा और खाता क्रिया हो जाएगी। चलिए दूसरे में देखते हैं, मोर नाचता है, नाचना क्रिया हो गई और यहां मोर जो कि कर्ता हो गया, कर्म नहीं है। यहां कर्म नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां कर्म का अभाव है, यानी कि इस वाक्य में कर्म नहीं है। कौन से वाक्य में कर्म नहीं है? मोर नाचता है, इस वाक्य में कर्म आपको नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, मां खाना बनाती है। मां कर्ता हो जाएगा, खाना कर्म हो जाएगा और बनाती है ये आपकी हो जाएगी क्रिया। ठीक है,
तो ये आपकी बनाती है, ये मैंने लिख दिया यहां क्रिया, और ये खाना हो गया आपका कर्म, और ये हो गया कर्ता। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहां से हमें ये समझ में आ गया कि क्रिया होती क्या है। तो किसी कार्य को करना या होने का जहां बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए, अब मैंने यहां एक दूसरे वाक्य में पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण, तो जो मैंने आपको तीसरा उदाहरण दिया है, मैंने यहां लिखा है, जैसे वाक्य था मोर नाचता है, इसके तुरंत बाद लिखा है यहां कर्म का अभाव है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मोर आपका कर्ता हो गया, नाचता है क्रिया हो गई, तो कर्म है ही नहीं। तो यहां मोर नाचता है इस वाक्य में कर्म का अभाव है। यह मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि क्रिया के अब हम भेदों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ कर्म के माध्यम से। यही कारण है मैंने यहां लिखा है मोर नाचता है और साथ में यहां लिखा है यहां कर्म का अभाव है। तो जिन वाक्यों में कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यही कारण था जो मैंने यहां लिखा है यहां कर्म का अभाव होता है। मोर नाचता है, कर्म है ही नहीं। मनोज हंसता है, कर्म नहीं है। रमेश सोता है, कर्म नहीं है। राकेश दौड़ता है, कर्म नहीं है। ऐसे ही तो ये जो मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए, यहां कर्म का अभाव है, कर्म है ही नहीं, तो ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिनमें कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द, क्या है परिभाषा क्रिया की? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और ये तीन उदाहरण आपने लिख लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्रिया के भेद की तरफ। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखता हूं, बता चुका हूं। क्रिया के दो भेद होते हैं। भेद यानी कि प्रकार, ठीक है। पहला आपका होता है भेद, पहला आपका भेद हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक क्रिया। और दूसरा आपका भेद हो जाएगा सकर्मक। मैंने आपको शब्द संरचना के पाठ में बताया था कि उपसर्ग के माध्यम से शब्द संरचना बताया था ना। और उन उपसर्ग के माध्यम से संरचना में मैंने बताया था कि किसी मूल शब्द में अगर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, नए शब्द का निर्माण होता है। वैसे ही एक मैंने उपसर्ग आ बताया था और सा भी बताया था, याद होगा आपको। तो आ का मैंने अर्थ बताया था कि जहां आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वहां अर्थ जो है वो बदल जाता है, अर्थ उसके विपरीत हो जाता है, अभाव के रूप में इसका प्रयोग होता है। वैसे ही सा का प्रयोग क्या होता है? साथ के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो अकर्मक कर्म यहां आया, अकर्मक यानी कि कर्म नहीं है, सकर्मक कर्म के साथ। तो यहां चलिए अब ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम परिभाषा देख लेते हैं।
तो परिभाषा इसकी क्या होगी? अकर्मक क्रिया की परिभाषा होगी जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। तात्पर्य, क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे, यानी कर्म है ही नहीं। कर्म होता तो कर्म पर पड़ता, कर्म होता जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वहां आपकी अकर्मक क्रिया होगी। अगर वाक्य में कर्म दिया गया है तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिन वाक्यों में कर्म का अभाव होता है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, वहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या देखते हैं? राजेश दौड़ता है। राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है। ठीक है। फिर मनोज चिल्लाता है। राजेश दौड़ता है, क्रिया नहीं है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? दौड़ने का प्रभाव आपका कर्ता पर पड़ेगा। दौड़ने का फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। सांप रेंगता है तो इसका फल सांप पे पड़ रहा है। मनोज चिल्लाता है तो इस चिल्लाना जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मनोज पे। अब यहां नोटिस करने वाली बात है कि इन तीनों वाक्यों में ही कर्म नहीं है। तीनों वाक्यों में क्या नहीं है? तीनों वाक्यों में कर्म का अभाव है। तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं अकर्मक क्रियाओं में कर्म का अभाव होता है, वहां कर्म नहीं पाया जाता। चलिए ऐसे कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे राम बचाता है। राम बचाता है। मनोज सोता है। मनोज सोता है। रावण लजाता है। रावण लजाता है। पूजा हंसती है। मेघनाथ चिल्लाता है। मनोज चिल्लाता है। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जिसमें कर्म नहीं है ना। घोड़ा हिनहिनाता है। कुत्ता भौंकता है ना। तो ये ऐसे वाक्य हो जाएंगे जिनमें कर्म नहीं है। तो यहां मैंने आपको परिभाषा बताई किसकी? अकर्मक क्रिया की। उदाहरण भी बताए। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया की तरफ। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म साथ में होता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं करता हो गया, पढ़ता हूं क्रिया हो गई। क्या पढ़ता हूं? पुस्तक पढ़ता हूं, यानी कि पुस्तक आपका कर्म हो गया। तो इस वाक्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूं कर्म है, सकर्मक है, यानी कि यह क्रिया आपकी सकर्मक हो जाएगी। ठीक है। मनोज पानी पीता है, इसमें पानी क्या है? कर्म है।
तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। संतोष नाव चलाता है। संतोष नाव चलाता है, तो चलाता है ये आपकी क्रिया हो गई, संतोष आपका कर्ता हो गया। और क्या चलाता है? नाव को चलाता है, यानी कि नाव आपकी हो गई आपका कर्म। जहां कर्म मिलेगा वहां आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा को लिख देता हूं। बता तो दिया है मैंने आप लोगों को कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। परिभाषा में इसकी लिख देता हूं, आप उसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, जरूरी होता है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसमें एक विशेष बात और है, इसमें एक विशेष बात और है, इनमें क्रियाओं का असर जो है, क्रियाओं का फल जो है, क्रियाओं का फल, असर जिसे कहेंगे, क्रियाओं का फल असर कर्ता पर न पड़कर बल्कि कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। चलिए, यह आपकी परिभाषा हो जाएगी सकर्मक क्रिया की। किसकी? सकर्मक क्रिया की। यह परिभाषा आप लिख लेंगे, सभी बच्चे इस परिभाषा को लिख लेंगे। एक बार परिभाषा फिर बताता हूं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म भी होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, वे सकर्मक क्रिया होती हैं। और अंत में, इसी परिभाषा के अंत में एक बात और लिखी है मैंने, क्रियाओं का फल जो है, क्रियाओं का असर जो है, वो कर्ता पर नहीं पड़ता, वरन उसका प्रभाव, उसका फल, उसका असर कर्म पर पड़ता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब इस परिभाषा को आप लिख लेंगे। उदाहरण मैं यहां लिखता हूं। उदाहरण सकर्मक में उदाहरण बताता हूं। रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। रमेश कर्ता हो गया, खाता है क्रिया हो गई। क्या खाता है? फल खाता है। ये आपका कर्म हो गया। कर्म है, कर्म का प्रयोग है। इस वाक्य में कर्म आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें कर्म है। और जहां जिस वाक्य में कर्म होता है वह आपकी सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। रमा सब्जी खरीदती है। चलिए, ये हो गया। तो रमा इसमें क्या हो गया? रमा हो गया कार्य को करने वाला, कर्ता कहलाता है। रमा इसमें करता है। खरीदना क्रिया है। तो क्या खरीदती है? सब्जी खरीदती है, यानी कि ये आपका हो गया कर्म।
तो इन दोनों वाक्यों में हमने देखा, दोनों वाक्यों में कर्म है। पहले रमेश फल खाता है, इसमें कर्म फल है। रमा सब्जी खरीदती है, इसमें कर्म क्या है? सब्जी। तो दोनों वाक्यों में कर्म है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा। और एक उदाहरण और देख लेते हैं। रमेश सामान लाता है। लाना क्रिया है, लाना से बना है लाता है। रमेश कर्ता हो गया, लाता है क्रिया हो गई और सामान हो गया आपका कर्म। तो यहां आपने देखा सकर्मक क्रियाओं में क्या होता है? सकर्मक क्रियाओं में आपका कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। चलिए, यह आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। अगर हम बात करें भेद की, प्रकार की, तो सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं और अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। पहले तो हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया की परिभाषा को समझा, उदाहरणों के माध्यम से क्रिया को समझा। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया के भेद। तो अगर सकर्मक क्रिया की बात करें, ये साफ कर देता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं। पहले हम देखेंगे सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के भेद जो है, तो पहले तो एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, फिर द्विकर्मक क्रिया, अब एक कर्मक यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया, अकर्मक एक कर्म होता है, जिस वाक्य में एक कर्म होता है, उसे, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में एक कर्म होता है, जिस क्रिया में एक कर्म होता है, वहां आपका हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। उदाहरण देता हूं मैं, उदाहरण देखो। रमा गाड़ी चलाती है। कर्म कितना है? ये एक कर्म है, तो आपका एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। अतः एक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। अब द्विकर्मक देखते हैं। तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म, जिस क्रिया में दो कर्म पाए जाते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए। श्याम ने राधा को रुपए दिए, है ना? श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब इस वाक्य में देखेंगे, रुपए किसने दिए हैं? श्याम ने दिए हैं, तो ये आपका कर्ता हो जाएगा।
और देना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। क्या दिया, रुपए दिए। किसको दिए, राधा को दिए, यानी कि राधा और रुपए ये आपके कर्म हो जाएंगे। अब यहां वाक्य में आपने देखा दो कर्म हैं, यानी कि ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, द्विक्रिया के अंतर्गत ये आने वाला है। चलिए, ये आपके हो जाते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को हमने पढ़ा। एक कर्मक यानी कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, जहां एक कर्म होता है। द्विकर्मक जहां दो कर्म होते हैं, उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा। चलिए आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो जाता है सकर्मक क्रिया। अगर हम बात करें क्रिया की, तो क्रिया के भेद होते हैं वो संरचना के आधार पर क्रिया का भेद किए जा सकते हैं। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना यानी कि उसके रचना के आधार पर, ठीक है, उसकी रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। मैं यहां लिख देता हूं, अब बच्चे समझ लेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए, तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया को हमने पढ़ लिया, सकर्मक क्रिया के भेद भी देख लिए, एक कर्मक द्विकर्मक। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए, पहला आपका भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसको मैं समझाता हूं। फिर दूसरा भेद होता है नाम धातु क्रिया। तीसरा आपका भेद होता है इसमें संयुक्त क्रिया। तीसरा भेद क्या होता है, संयुक्त क्रिया। और चौथा और अंतिम इसका भेद है वो कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ये चौथा भेद हो जाएगा। अब कहेंगे आप गुरुजी इनके भी तो पता होना चाहिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो जिस क्रिया में ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे पर करवाता है, दूसरे पर करवाता है। ठीक है। अब अगर कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहता हूं, निबंध लिखने के लिए कहता हूं, तो वाक्य बन जाएगा अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाते हैं। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। मालिक माली से पौधों में पानी लगवाता है। यहां
कर्ता जो है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वहां आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण से समझते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। दूसरा हो जाएगा सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। पहला, माता पिता अपने बच्चों से काम करवाते, माता पिता स्वयं नहीं करते, वो बच्चों से करवाते हैं, यानी दूसरों से करवा रहे हैं। तो यहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है ना, सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। अध्यापक जो है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक करता है, क्रिया पढ़वाता है, कर्म बच्चों से। तो यहां अध्यापक स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से यानी कि बच्चों से पढ़वा रहे हैं, तो यहां हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम बात करें नाम धातु क्रिया की, तो ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब मैं यहां इसकी परिभाषा लिख दी मैंने, ये आप लिख लेंगे। अब मैं आपको लिख देता हूं नाम धातु क्रिया की परिभाषा। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर, ऐसी, सही लिख रहा हूं, हाँ, नाम धातु क्रिया के सामने ही है। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे, किसी अन्य शब्दों, अब वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे संज्ञा हो सकती है, वो संज्ञा शब्द हो सकता है, वो सर्वनाम शब्द हो सकता है, और वो विशेषण शब्द भी हो सकता है। शब्द, विशेषण शब्द आदि से बनती है, से बनती है। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण आदि से बनती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखें, क्रिया कौन कौन सी? अपना, अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है। अपना क्या है? एक सर्वनाम है, और यहां से आपकी क्रिया बनेगी अपनाना। बन गया ना, यानी कि सर्वनाम से क्रिया बन रही है, संज्ञा से भी क्रिया बनेगी और विशेषण से भी क्रिया बनेगी, वही आपका नाम धातु क्रिया कहलाती है। एक उदाहरण और देख लेता हूं, गर्म। तो विशेषण में मैंने आपको बताया था ना, गुण बताती है, गर्म विशेषण है। अब इससे अगर आप क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा गर्माना। ठीक है, ये आपकी दो क्रिया हो जाती हैं। ये यानी कि अब हम नाम धातु क्रिया से तात्पर्य ये है जिसमें ऐसी धातु क्रिया को छोड़ देती है, संज्ञा से क्रिया बनती है, सर्वनाम से क्रिया बनती है और विशेषण से क्रिया बनती है, वहां आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। चलिए अब हम तीसरा इसका भेद देख लेते हैं। तो तीसरा भेद क्या है? ये चार भेद हैं, इनकी परिभाषा मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया, तो ऐसी क्रिया जिन्हें किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया की परिभाषा ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती है।
मिलकर बनती है। अब जैसा कि इसके शब्द से ही पता चला संयुक्त, इसके शब्द से ही पता चलता है संयुक्त, यानी कि जहां क्रियाएं दो क्रियाओं के मिलने से जब एक क्रिया बनेगी तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए एक वाक्य लिखता हूं, मैंने खाना खा लिया। तो खा और लिया ये दो क्रियाएं हैं, दोनों से क्रिया बनी है, ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। और एक उदाहरण और दे देता हूं, मोहन चल पड़ा। मोहन सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। तो चल पड़ा ये दो क्रियाओं के मिलने से एक क्रिया बनती है, वही आपका होता है संयुक्त क्रिया। चलिए अब एक आखिरी जो क्रिया का भेद है वो है कृदंत क्रिया। आखिरी कृदंत क्रिया, अब इसको हम समझ लेते हैं। कृदंत क्रिया क्या होती है? तो जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया रूप बनाया जाता है। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया रूप बनाया जाता है। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर नया रूप बनाया जाता है या नई क्रिया बनाई जाती है, वहां आपका कृदंत क्रिया हो जाएगी। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर नया रूप बनाया जाता है, नई क्रिया बनाई जाती है, वहां आपका कृदंत क्रिया हो जाएगी। अब यहां आपको प्रत्यय आया है तो प्रत्यय बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो के लेक्चर में मैंने व्याकरण पढ़ाते समय मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय अलग से बताए हैं, एक बार दोबारा से मैंने आपको बताए थे शब्द संरचना में उपसर्ग और प्रत्ययों के माध्यम से, वहां भी मैंने आपको बताए थे, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से देखेंगे कि किस प्रकार हम क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं और नई क्रिया बनती है। उदाहरण के लिए जैसे दौड़, धन ना बराबर दौड़ना। भाग, धन ना बराबर भागना। बन गया ना नई क्रिया। दौड़ और भाग, इनमें प्रत्यय हमने ना जोड़ा तो क्रिया बन जाती है दौड़ना और भागना। चलिए ये यहां आपके हो जाते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्या हो गए? संरचना के आधार पर। और वहां हमने क्या देखा था? सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हमने देखा क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक। फिर हमने सकर्मक क्रिया के भेद देखे, एक कर्मक, द्विकर्मक। जिनमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक कहलाते हैं, जिनमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाते हैं। फिर हमने देखा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि उनके स्ट्रक्चर के आधार पर क्रिया के भेद। वो मैंने आपको बताया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वह आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था नाम धातु क्रिया, जहां ये रहा नाम धातु, जहां नाम धातु में क्या था? क्रिया को छोड़कर, जहां धातु जो क्रिया को छोड़कर अन्य किसी शब्द जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से क्रिया बनती है, वो आपका नाम धातु हो जाएगा। और संयुक्त क्रिया में मैंने बताया था जहां दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनाती है, वो आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा।
और अंतिम जो कृदंत क्रिया था उसमें मैंने आपको बताया कि जहां किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़कर नई क्रिया का नया रूप बनाया जाता है वो आपका कृदंत क्रिया हो जाता है। जैसे दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना, भाग प्लस ना बराबर भागना। चलिए यहां आपकी क्रिया का पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए यहां, चलिए धन्यवाद।